Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha, and today we are going to discuss class 19 of Indian Polity. Students, from the past 2-3 classes we have been discussing about citizenship and what are the various that are mentioned in the constitution regarding citizenship. So in the previous video, that is in class 18, we discussed about the article 5, 6 and 7 of the Indian Constitution and what were the various provisions mentioned in those 3 articles related to citizenship. And now today we will be discussing the rest 4 articles that are related to citizenship, that are article 8, 9, 10 and 11. When we talk about article 8, article 8 reads out like rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. जब हम आर्टिकल 8 की बात करते हैं तो हम उन लोगों की बात करते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन के तो है बट वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो उनके सिटीजनशिप राइट्स का क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस रिगार्डिंग ये प्रोविजन है कि जो भी इंसान खुद है जो बाहर रह रहा है या फिर आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, उसके कोई भी मम्मी पापा में से एक या फिर उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स में एक, इफ दे आर बोर्न इन इंडिया एज प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वो इंडियन सिटीजन बनने के बिल्कुल फिट है, मतलब दैट पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड जैसे वो किसी और कंट्री में रह रहा है इंडिया के अलावा, तो जैसे वहाँ पर कोई डिप्लोमेट है, कोई ऑफिसर है या फिर इंडियन काउंसलर है जो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही अपॉइंट करा है कि जो वहाँ पर रह रहे इंडियंस है वो उसके पास आकर, उसके ऑफिस में आकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एज इंडियन सिटीजन के लिए। तो जो वो लोग हैं वो उस काउंसलर के पास, उस ऑफिसर के पास इस काम के लिए जा सकते हैं कि प्लीज़ रजिस्टर मी एज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब वो तो जो भी प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तो इसका सिंपल ये है कि वो खुद इंसान या फिर उसके कोई भी मम्मी पापा या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो कि इंडियन ओरिजिन के तो है पर वो एट टाइम इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो बाहर रह रहे हैं, इफ़ दे वांट टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप तो उन्हें क्या करना है। तो उसका ये प्रोविज़न है, या तो वो इंसान खुद या उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी में से कोई एक, इफ़ दे आर बोर्न इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वो उस दूसरी कंट्री में रहते हुए इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि उस कंट्री में जो भी इंडियन काउंसलर है, ऑफिसर या डिप्लोमेट है जो इस पर्टिकुलर काम के लिए साइन करा गया है, सिटीजनशिप रजिस्टर करने के लिए साइन करा गया है, वो उनके पास जा सकते हैं। एंड जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें वो अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इसका कोई टाइमलाइन है या कुछ था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही लागू था या मान्य था या कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के बाद ही ये एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट नहीं हुई थी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में नहीं आया था, तो उसके हिसाब से जो फॉर्मेट था वो अलग था एप्लीकेशन का। तो उस टाइम पर जिन लोगों को अप्लाई करना होता था उन्हें उस फॉर्मेट में अप्लाई करना होता था। एंड वंस द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड, तो उसके बाद उस फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया एंड लोग उस फॉर्मेट के हिसाब से अप्लाई करते हैं। तो यही है आपका आर्टिकल 8। मैं फिर से एक बार ही बोल देती हूँ, जो आर्टिकल 8 है वो उन लोगों के सिटीजनशिप राइट्स के बारे में बात करते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के तो है पर वो इंडिया की टेरिटरी में फ़िलहाल नहीं रह रहे होते। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनके लिए क्या क्या टीएनसी होते हैं कि या तो वो इंसान खुद या फिर उसके मम्मी पापा या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट में से कोई एक इंडिया में बॉर्न होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से। ये तो पहला प्रोविज़न है। उसके बाद ये है कि जिस भी कंट्री में वो रह रहा है जो इंडिया के बाहर है, वहाँ पर जो भी ऑफिसर इस रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए अपॉइंट करा गया है वहाँ पर जाकर वो उसे अपनी एप्लीकेशन देते प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। और इसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं था,
अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस नहीं हुआ था उससे पहले का फॉर्मेट एप्लीकेशन के लिए अलग था, अप्लाई वो तब भी कर सकता था इंसान। और जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इंडिया में सक्सेसफुली कमेंस हो गया, उसके बाद भी जो लोग थे वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे, खुद को एंटाइटल्ड करवा सकते थे एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय फाइलिंग द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स। अब हम मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 9 के ऊपर। तो जो आर्टिकल 9 है वो क्या कहता है, वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। तो सबसे पहला पॉइंट हम जो इस आर्टिकल में देखते हैं कि जो आर्टिकल 5 है, 6 है और 8 है, इन तीनों आर्टिकल्स के कोई भी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते उस पर, इस पर अप्लाई नहीं होते आर्टिकल 9 के प्रोविजंस पर, और जो लोग इस आर्टिकल के अंडर आते हैं। तो ये आर्टिकल सिंपली ये बताता है कि अगर कोई इंसान है, सपोजिंगली मैं हूँ, अभी तो मैं इंडियन सिटीजन हूँ, बट मैं किसी भी XYZ कंट्री जाती हूँ और मैं अपनी खुद की मर्जी से ही उस कंट्री की सिटीजनशिप ले लेती हूँ, तो मैं इंडियन सिटीजन नहीं रहूँगी, मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहेगी, वो अपने आप से वॉइड हो जाएगी। उसके बाद जब हम आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो ये किस बारे में बात करता है? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो जो भी ऐसे लोग हैं हु आर डीम्ड फिट और हु आर एलिजिबल टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, दे कैन एंजॉय सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस, एंड जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाता है सिटीजनशिप के रिगार्ड में वो उन सभी लोगों पर लागू होते हैं, वो उन सभी पर एप्लीकेबल होते हैं, एंड दे कैन एंजॉय देयर सिटीजनशिप राइट्स। सिंपल। उसके बाद जो आर्टिकल 11 है वो किस बारे में बात करता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है उसके पास हर राइट, हर पावर है सिटीजनशिप के पार्ट के ऊपर, सिटीजनशिप के टॉपिक के ऊपर अलग अलग प्रोविजंस, लॉज रेगुलेट एंड फॉर्मुलेट करने की। दोस्तों यही थी आज की एक हमारी शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो। तो इसमें हमने जो आज वीडियो रिकॉर्ड करी है, जो क्लास हमने आज पढ़ी है, उसमें हमने आर्टिकल 8, 9, 10 एंड 11 की बात करी है, एंड इसी के साथ साथ जो आपके सारे आर्टिकल्स थे सिटीजनशिप के बारे में वो कवर हो गए हैं। एंड आई होप कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो। एंड जो बोर्ड की फ़ोटो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूँगी, सो दैट अगर मैं वीडियो में आगे अड़ जाती हूँ जैसे कि, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती हो नोट्स मेकिंग में तो आप वो उस फोटो से रेफ़र करके अपनी नोट्स मेकिंग ठीक से कर सके। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच।